दोस्तों आदाब। तहरीक बक़ाए उर्दू पे मैं आप तमाम लोगों से मुखातिब हूँ हज़रात। जो लोग जुड़े हुए हैं मुझसे, उनसे गुजारिश है कि बराए करम वो मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। पहुंच रही है तो मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं। हाँ, आर के साहब आ गए, आरे इनकलाबी साहब आ गए। मैं सलाम पेश करता हूँ इनकलाबी भाई आपको। हज़रत तहरीक बक़ाए उर्दू जो है, ज़ाहिर है कि बहुत मेयारी लियाकत, डॉक्टर लियाकत अली ख़ान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े हैं मुझसे। मेयारी काम कर रही है, दुनिया भर के अदीबों शायरों को इकट्ठा करके एक दूसरे से रोशनास करा रही है। इरफान आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सब लोगों से मुझे मौका दिया मुलाकात का, और मैं ये कर रहा हूँ। तो आज़ाद कुछ सिलसिला यूँ है कि मेरा नाम मलिकज़ादा जावेद है, और मलिकज़ादा जावेद मेरा नाम मेरे वालिद का नाम था मरहूम का प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद। तो प्रोफेसर मलिकज़ादा अली अब्बास उम्मीद भाई बहुत शुक्रिया, ज़फ़र भाई आपका, जाहिद मेहताब नौशाद साहब बहुत शुक्रिया। तो प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद मेरे वालिद थे हज़रत। प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद के बारे में आमतौर पर जो उर्दू वाले हैं जानते हैं। वो एक बड़ी शख्सियत उर्दू की थी, और उर्दू दुनिया में उर्दू मुशायरों के हवाले से, उर्दू अदब के हवाले से उनकी एक पहचान, एक शनाख्त थी हज़रत। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो 3 चीज़ों में एमए थे, एमए हिस्ट्री, एमए इंग्लिश, एमए उर्दू। तो फ़िराक साहब ने, पहले वो अंग्रेज़ी के उस्ताद हुआ करते थे, तो रघुपत साहब फ़िराक साहब ने उनको राय दी कि भाई मलिकज़ादा तुम एक काम ये करो कि तुम उर्दू में पीएचडी करो। चुनांचे फ़िराक साहब बड़ी मोहब्बत करते थे मेरे वालिद साहब से, मेरे वालिद ने उनकी बात मानी और फिर उन्होंने उर्दू में पीएचडी किया, और पीएचडी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर उनकी थीसिस थी मेरे वालिद की। और आज़ादी के बाद जो मौलाना आज़ाद पर पहली थीसिस थी उसको प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद ने लिखा था। तो वो थीसिस जो है, आज भी जब कोई हिंदुस्तान की आज़ादी या प्रोफेसर वो या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर जब कोई बात होती है, कोई मजमून लिखना होता है, कोई गुफ्तगू होती है, तो मेरे वालिद की उस थीसिस का हवाला जो है वो लोग देते हैं, तालिब इल्म देते हैं कि मलिकज़ादा मंजूर साहब ने अपनी थीसिस में, अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है। जाहिद भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। और शेख शफ़क़त भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। तो वो जिक्र करते हैं। तो हज़रत मेरे वालिद साहब जो थे वो पहले अंग्रेज़ी के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस को अंग्रेज़ी पढ़ाई, तालिब इल्मों को, पोस्ट ग्रेजुएट तालिब इल्मों को। और उसके बाद फिर जब उर्दू में आ गए तो उर्दू में पीएचडी करने के बाद फिर वो उर्दू के लेक्चरर हुए। पहले गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रहे, बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो आए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उनका काफ़ी वक्त गुजरा, और वहीं वो रहे, और उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष रहे, उर्दू एकेडमी के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद एक इदारा गवर्नमेंट का और है, फ़खरुद्दीन अली अहमद एकेडमी, जिसका काम ये है कि उर्दू कुतुब पर वो माली इमदाद देती है गवर्नमेंट का, उसके भी चेयरमैन मेरे वालिद साहब रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उस शख्सियत के सामने मैं कहीं दूर दूर तक हज़रत मैं कुछ भी नहीं, कहीं भी नहीं। और जो कुछ भी हूँ मैं अपने वालिद की तालीम और तरबियत की वजह से उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, उसकी वजह से वो रहा। तो मेरे वालिद साहब का तो ये हवाला रहा कि मुझे मेरी जो बैकग्राउंड रही उर्दू ज़ुबान की, वो बड़ी मजबूत रही। मेरे घर में बड़े बड़े शायरों, अदीबों का
की आमदोरफ्त लगी रहती थी, आते रहते थे। और एक ज़माना तो वो था कि अगर हिंदुस्तान में 15 मुशायरे हुए तो उसमें 3-4 मुशायरों की फहरिस्त मेरे घर पर बनती थी, मेरे वालिद बनाते थे, इतना उनका नाम था मुशायरों की दुनिया में। और हालांकि बुनियादी तौर पर वो नस्र के आदमी थे, लेकिन उनकी निज़ामत ने इतनी ज़बरदस्त होती थी कि निज़ामत ने उनकी जो बाकी कारकर्दगी थी उसको दबा दिया। बहैसियत नाज़िम वो बहुत मशहूर रहे और पूरी दुनिया में जाने पहचाने गए, और पूरी दुनिया में उनकी आमद व रफ्त रहती थी मुशायरों को। कोई ऐसा बड़ा मुशायरा उस ज़माने में नहीं हुआ होता था जिसमें मेरे वालिद की शिरकत ना हो और उसकी निज़ामत ना हो। अगर बड़ा मुशायरा है, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के शायर हैं, अगर हिंदुस्तान का बड़ा मुशायरा है और अहम तमाम शोरा मौजूद हैं, तो उस मुशायरे की निज़ामत मेरे वालिद किया करते थे। डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी भाई, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तजेंद्र सिंह भाई जुड़े हुए हैं, रावल भाई जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। तो मेरे वालिद साहब वहाँ पर जाते आते थे और ये था। इसी माहौल में हजरत मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने उर्दू में एमए किया, और मैं हाई स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक मैं टॉपर रहा। बीए में मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली, और उसके बाद फिर एमए में तो मेरा इरादा ये था कि मैं, और मेरे वालिद भी यही चाहते थे कि जो दरसो तदरीस का जो सिलसिला हमारे यहाँ से चल रहा था, मेरे दादा भी वो थे, पढ़ाते थे, कहीं मेरे वालिद भी पढ़ाते थे, तो मेरे वालिद चाहते थे कि भाई ये जो प्रोफेशन है ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, कि कहीं टीचर हो जाइए, कहीं लेक्चरर हो जाइए, बड़ी इज्जत उसमें रहती है। तो चुनांचे उनकी भी ख्वाहिश थी। लेकिन उसी दरमियान ये हुआ कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद मेरे एक आईएएस मेरे जानने वाले थे, उनको दोस्त क्या कहूँ, लेकिन मेरे मिलने वाले थे, मुझसे शफ़क़त और मोहब्बत रखते थे। उनका नाम था अनीस अंसारी। तो अनीस अंसारी साहब जो थे, उनसे मेरी जान पहचान हो गई। तो एक दिन उन्होंने कुछ शेर मैंने एक शेर पढ़ा कि तालिबे इल्म हूँ, उर्दू का ख़ता मेरी है, नौकरी अब किसी सूरत नहीं मिलने वाली। तो उन्होंने मुझसे, उस ज़माने में ऐसे ही शायरी उरी करता था, नौजवान था एकदम, पढ़ रहा था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, तुम ऐसा। मैंने कहा साहब अब क्या किया जाए, ग्रेजुएशन कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, वालिद साहब चाहते हैं कि और मैं 3-3.5-4 साल लगा के अपनी पीएचडी करूं, और उसके बाद फिर कहीं बरसरे रोज़गार हो जाऊं, किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में लगूं। तो ये तो एक बड़ा अभी तवील सिलसिला है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं कहीं लग जाऊँ और फिर पीएचडी मैं करता रहूँगा। तो उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई करने की, नहीं तुम्हारा सोचना बहुत सही है, बहुत अच्छा है। जाहिद महताब भाई आपका बहुत शुक्रिया, नशाद भाई आपका शुक्रिया कि आप मेरे जैसे कम इल्म की बातें सुन रहे हैं। तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो आई गई बात हो गई। लेकिन एक दिन ये हुआ कि 2-3 ही महीने बाद एक शायर थे लखनऊ के बशीर फारूकी साहब, वो आए, कहने लगे अरे भाई आपको अनीस अंसारी साहब बुला रहे हैं, आप फ़ौरन उनसे मिलिए। तो मेरे जहन में ये आया कि भाई कोई नशीस वशीस करवाना चाह रहे होंगे या कुछ मशवरा चाह रहे होंगे, तो मैं चला जाऊं। लेकिन फिर ये हुआ कि मैं गया, उनके बशीर फारूकी साहब कहने लगे नहीं मुझे, मेरी जिम्मेदारी है कि आप उनको लेके आइए। तो खैर मैं गया हजरत, ज़फ़र भाई, महताब, नशाद भाई आपका शुक्रिया कि आप। तो मैं गया, तो वो उनके कमरे में जब पहुंचा तो उन्होंने कहा अरे भाई आप कहाँ थे, आपको तो मैं 2-3 दिन से ढूंढवा रहा था। तो मैंने कहा सर वो
तो कहले अच्छा आप बैठ जाइए। तो वहीं सोफ़ा रखा हुआ था, मैं बैठ गया, वो अपना काम वाम करते रहे। फिर उन्होंने अपने पीए को बुला के कहा कि भाई वो शर्मा, एन एन शर्मा को बुलाओ। एन एन शर्मा आ गए, हमें कुछ नहीं मालूम। तो एन एन शर्मा ने से उन्होंने कहा अनीस अंसारी ने, अरे भाई यही साहब जाते हैं जिनके सिलसिले में मेरी आपसे बात हुई है। अब इनको अगर हम लोगों ने नौकरी नहीं दी तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ये हुआ आज़ाद जुल्फ़िकार नकवी भाई, बताइए इतना अहम नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार भाई, राशिद ख़ान भाई जुड़ गए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे साथ जुड़े। चुनांचे उसी वक्त ये हुआ कि एक एप्लीकेशन उन्होंने अपने पीए से बुला के टाइप करवाया, और जो एन एन शर्मा साहब आए थे वो जनरल मैनेजर थे और ये एमडी हुए थे। एक नया डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश में खुला था जिसका नाम था माइनॉरिटीज़ फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कह लगे भाई ये इसमें हम आपको एडहाक में अभी रख रहे हैं, और ये आपकी एप्लीकेशन है, कल आप आज इसमें सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ है लगाना लगा दिया जाए, आप कल आप आ जाइए, इसका ऑफिस हो गया, अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए। ये बहुत अच्छा काम है, माइनॉरिटीज़ से जुड़ा हुआ काम है, और माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूद का काम इस इदारे से होगा। तो आप तो मुझे ऐसे नौकरी मिल गई, और वो जो मुझे फील्ड ऑफिसर की पोस्ट थी उस ज़माने में, मुझे फील्ड ऑफिसर बना दिया और मैं हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ हज़रात कि मुझे कुछ लुत्फ़ आने लगा, कुछ मज़ा आने लगा। अक़लियतों के सिलसिले में बहुत सी स्कीमें चल रही थी उनकी फलाह व बहबूद के लिए। तो चुनांचे मुझे जब मज़ा आने लगा तो फिर मैं उसमें उलझता चला। और फिर ये हुआ कि जब इस पोस्ट जब एडवर्टाइज़ हुई तो पता चला कि हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशन, ये वो सब दुनिया भर का पूरा एक बोर्ड बैठा, उसमें 3-4 आईएएस बैठे वगैरह वगैरह सब रहा। लेकिन उस वक्त तक मैं माइनॉरिटीज़ की जो स्कीम उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही थी, फलाह व बहबूद, वो सब से मैं बहुत बावर हो चुका था, जानता था। चुनांचे जो सवालात मुझसे किया गया मैंने पूरा किया, और चुनांचे सर फहरिस्त मेरा नाम जो था उसमें आ गया, और फिर मैंने नौकरी शुरू कर दी। उसके बाद ये रहा कि जो इरादा था पीएचडी करने का, एनरोल भी हो गया था, लेकिन फिर उसमें इतना वक्त नहीं मिला हम। बस मैं पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू में करके रह गया, और अपना फिर शेर व शायरी में आ गया और शेर व शायरी करने लगा। देखिए मेरे दोस्त कुछ हैं, आरिफ भाई क्या फरमा रहे हैं, आप तो इल्मी आदमी खानवादे से आपकी, हाँ बहरहाल। तो हजरत तो ये रहा, ये मेरे बैकग्राउंड रही है। फिर मैं आ गया। अच्छा, शुरू में ये हुआ कि फिर मैंने शेर व शायरी अपना शुरू कर दिया, ख़ानदानी जो रवायत थी, जो ख़ानदानी काम था वो शुरू कर दिया। तो मेरे वालिद आमतौर पर मुझसे बचते यूँ थे कि वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि मैं कुछ शेर व शायरी करूं या मुशायरे में जाऊं। तो मैं उनसे एक दिन, अच्छा मेरे वालिद जो थे वो मेरे दोस्त थे, मतलब मेरे भाई बहनों के, सब लोगों के, मतलब उनसे बड़ा हेल्दी गुफ्तगू माहौल, मतलब हंसी मजाक एक दोस्त की तरह होता था। तो अक्सर ये होता था कि दावतनामा कोई आया और शहर का, और जाना है उनको भी हमको भी साथ में, तो वो थोड़ा सा गुरेज करते थे आने जाने से। तो अब ये लोगों को मालूम हो गया शहर में कि भाई मलिकज़ादा साहब को अगर बुलाना है तो वो अकेले बुलाइए, इनको अगर बुलाएंगे तो उनको थोड़ा तकल्लुफ़ होता है मेरे वालिद को। तो एक दिन मैंने अपने वालिद से कहा कि देखिए अब्बू, ऐसा है कि मुझे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते इसलिए कि आपको कहीं ना कहीं तो हमारा तारुफ कराना पड़ेगा, और हमारे सीने में, क्योंकि मैं ग्रोविंग हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ शायरी में। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम थी, ये हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं इस बात को समझेंगे कि किसी सायादार दरख्त के नीचे, किसी
छोटे पौधे का पनपना बहुत मुश्किल होता है। तो चुनांचे मेरे साथ भी यही हुआ कि मेरे वालिद का इतना बड़ा नाम, वो इतने बड़े सायादार दरख्त थे कि मुझे पनपने में बहुत मुश्किल हुई, बहुत वक्त लगा और बहुत दिनों बाद एतमाद पैदा हुआ कि लोगों ने जाना कि नहीं, इसका लब डिक्शन अलग है, ये बिल्कुल अलग है। इसके वालिद जो है वो क्लासिकल शायरी करते हैं, ये जदीद शायर है, नया शायर है, ये थोड़ा सा लीक से अलग हट के शायरी करता है। चुनांचे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट, लेकिन फिर भी आम तौर पर यही होता था, लोग कहते थे अरे भाई इनके वालिद इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े वो हैं, तो वही लिख के दे देते होंगे, तो ये कलाम अपना सुनाता होगा। पसीने आ गए, कई साल गुजर गए हजरात, मैं लखनऊ में एतमाद नहीं पैदा कर पाया लोगों में। तो जाहिर है जो पढ़ा लिखे लोग थे तो वो समझ गए डिक्शन देख के, लेकिन जो हमारे साथ बहुत से ऐसे लोग थे कि मेरे वालिद का इतना बड़ा नाम था कि लोग, और शायर भी थे, नाज़िम मुशायरा भी थे और बड़ा नाम था, तो सब ये समझते थे कि इनके वालिद ही इनको लिख के दे देते हैं और ये पढ़ते हैं। तो बहुत ज़माने तक ये सिलसिला रहा। फिर उसके बाद धीमे धीमे थोड़ा सा एतबार पैदा हुआ वहाँ की अदबी सर्किल में, और फिर मुशायरों में मैं जाने आने लगा। फिर ये हुआ कि मेरे वालिद साहब को भी ये लग गया कि भाई अब इस लड़के को ज़्यादा रोकना मुनासिब नहीं है, और फिर वो मुशायरों में मेरा तारुफ कराने लगे और ये कराने लगे। ये रहा साहब। एक जो बड़ा दिलचस्प वाक़या ये रहा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो धीमे धीमे, ये होता तो शुरू में इस तरह से रहता था, लेकिन बाद में जब मैं कई मुशायरे में कामयाब होता था तो मैं अंदाज़ा करता था उनके चेहरे से कि उनको अंदर से खुशी होती थी। लेकिन वो असल में पुराने लोग जो होते हैं हजरात, बड़ी मजबूत मिट्टी से उनकी तामीर होती है, उनके अपने उसूल होते हैं, उनके अपने नज़रियात होते हैं, उन लोगों पर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, उनके उसूलों से कोई बैर नहीं कर सकता। वो जो सोचते हैं यही बेहतर है तो यही बेहतर है। तो मेरे वालिद साहब भी उसी मिजाज के आदमी थे, मतलब उन्होंने कभी भी पुष्ट पनाही किसी मामले में, मतलब मैंने आपको बताया था कि मुशायरे बहुत होते थे हिंदुस्तान में, मेरे वालिद का इतना नाम था कि कई मुशायरों की फहरिस्त मेरे है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में ये मैं आप लोगों के सामने इस बात का इतराफ़ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को कि पूरे हिंदुस्तान में उस ज़माने में टेलीफोन वगैरह का ज़्यादा दौर दौरा नहीं था, मोबाइल वोबाइल का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। मेरे वालिद ने कभी किसी कन्वीनर से ये नहीं कहा कि मेरे लड़का भी शायरी करता, उसे बुला लीजिए, या कभी उन्होंने किसी को एक चिट्ठी नहीं लिखी कि इनको वो कर लीजिए, बुला लीजिए अपने मुशायरे। उनके शान शान ये बात नहीं थी, और मेरे भी शान शान ये बात नहीं थी कि मैं अपने वालिद के हवाले से, जो खून मेरे रगों में दौड़ रहा था मेरे वालिद का, तो मैं अपने वालिद के हवाले से कहीं ज़बरदस्ती जाऊँ और उनके नाम से फ़ायदा उठाऊँ, मैं भी पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर धीमे धीमे मेरी शोहरत बढ़ने लगी और फिर मैं मुशायरों में मेरी आमद-ओ-रफ़्त होने लगी और मैं आने जाने लगा हज़रत। फिर उस ज़माने में मेरी बड़ी दोस्ती डॉक्टर बशीर बद्र से हुई। पूरा हिंदुस्तान इस बात को जानता है कि जितना साथ मेरा डॉक्टर बशीर बद्र का रहा, किसी और का नहीं रहा। बशीर बद्र साहब आते थे लखनऊ में, मेरे यहाँ रुकते थे, और उसके बाद फिर मुशायरों में आना जाना होता था, मैं उनके साथ होता था। उन्होंने अलबत्ता मुझे, जो सच्ची बात है वो ये कि उन्होंने मुझे बड़ा पैटर्नाइज़ किया और मुझे बढ़ाने में डॉक्टर बशीर बद्र का
बड़ा हाथ है। फिर मैं मुशायरों उशायरों में जाने लगा, आने लगा, ये रहा, उनसे दिलचस्पी भी हुई, दोस्ती भी होती। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर बशीर बद्र जैसा बड़ा शायर, जिसने उर्दू गज़ल को या उर्दू शायरी को एक मोड़ दिया अपनी शायरी से, वो आदमी भी मुझसे बहुत उनसियत और ताल्लुक़ रखता था। इतना ताल्लुक़ रखता था कि वो जब कोई नई गज़ल कहते थे या नया कुछ कहते थे तो मुझे सुनाते थे, और मैं उनसे कहता था कि डॉक्टर साहब, आप मुझ जैसे कम इल्म और तिफ़्ल मकतब को आप जैसा बड़ा शायर सुनाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कहने लगे तुम्हारा जो IQ है और तुम्हारा जो विज़न है वो मुझे बहुत पसंद है, और तुम जिस शेर को कहते हो ये चलेगा डॉक्टर साहब, और मैंने आजमाया है, उस शेर को पढ़ा है तो मुझे लगा कि वो चला है, तुम सही कहते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ, समझे। तो वो एक मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट था। और फिर बशीर बद्र के साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत ज़बरदस्त हम तौर पर, और यहाँ तक उनसे ताल्लुक़ था कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी मैं असरअंदाज होता था, मुझसे मशवरा करते थे, और मुझसे मशवरा करने के बाद वो जो हैं हर एक अच्छी बुरी बात मुझसे शेयर करते थे, चाहे उनके फैमिली का मैटर हो, चाहे किसी का मैटर हो, वो होता था। और बशीर बद्र साहब और मेरी दोस्ती पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। उसी दरमियान में एक वाणी प्रकाशन ने एक किताब हमने और बशीर बद्र साहब ने मिल के तरतीब दी थी, हिंदी की उर्दू के बड़े शोरा के सिलसिले में कुछ लोगों का इंतखाब शाया किया था। तो उसमें मैं और डॉक्टर बशीर बद्र का अहम रोल था, और हम लोगों ने उसमें मेहनत की, और वो किताब जो है वाणी प्रकाशन से छपी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे वालिद साहब की दुनिया जो थी बिल्कुल अलग थी। बशीर बद्र बेतकल्लुफ़ थे, हमसे हर तरह की बात होती थी उनसे पता चला कि अंग्रेज़ी फिल्में भी हम लोग साथ दे रहे हैं, जा रहे हैं, घूम भी साथ रहे हैं, वगैरह वगैरह सब होता था बशीर बद्र साहब के साथ। और क्या शख्सियत बशीर बद्र की थी साहब, जब तक वो एक्टिव रहे मुशायरे के स्टेज पर कोई जवाब नहीं था उनका। हज़रात इतना हाजिर जवाब आदमी मैंने मुशायरे के स्टेज पर हज़रात अपनी पूरी ज़िंदगी, जितनी भी मेरी ज़िंदगी अभी तक है, मैंने इतना हाजिर जवाब और इतना लोग सामईन से और अपने मद्दाहों से अपनी शायरी के ज़रिए ताल्लुक़ रखने वाला आदमी मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा जो बशीर बद्र साहब जैसे आदमी का था हज़रात। और फिर ये सब सिलसिला रहा। फिर बशीर बद्र साहब की बेगम का इंतकाल हुआ पाकिस्तान में, और ताल्लुक़ का ये आलम बताएं कि जिस ज़माने में इनको पद्मश्री मिली ये वो पाकिस्तान में थे। तो इनका फ़ोन आया मेरे पास, कहने लगे भाई मुझे पद्मश्री मिली है और मैं यहाँ पाकिस्तान में हूँ, और मैं ये चाहता हूँ, अभी तो मेरे कई मुशायरे यहाँ पाकिस्तान में बाकी हैं, कि मैं वहाँ फ़ोन कर देता हूँ और आपको मैं अपना वो बना रहा हूँ, आप मेरी पद्मश्री जाके ले लीजिए वहाँ से चुनांचे उन्होंने किया, और वहाँ जो होम डिपार्टमेंट है उसको फ़ोन किया, कहा कि भाई मैं यहाँ पाकिस्तान आया हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मेरा भतीजा जो है, मेरा मलिकज़ादा जावेद जो है, वो मेरी पद्मश्री जो है आप उसे दे दीजिए, मैं अथॉरिटी लेटर जो है आपको भेज रहा हूँ। तो वो जो होम डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे, हज़रत मैं नोएडा रहता हूँ, नोएडा दिल्ली से मिली हुई एक जगह है, मैं वहाँ रहता हूँ हज़रत। तो वो जो होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, वो उन्होंने दूसरा दिन फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि साहब आप रहते कहाँ? मैंने कहा साहब मैं नोएडा में हूँ। तो कहने लगे क्या मुलाकात हो सकती है? मैंने कहा आप बताइए। तो कहने लगे मैं भी नोएडा ही रहता हूँ,
तो मैं शाम को आपके यहाँ आ रहा हूँ। खैर वो 2-3 लोग होम डिपार्टमेंट से आए और उन्होंने ये कहा कि असल में वो हम आपको नहीं दे सकते, वो समझे। तो वो इस वजह से नहीं दे सकते कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिसको पद्मश्री मिलती है वो हयात होता है, उसके सीने पर मेडल लगाते हैं, समझे। और अगर क्या बोलते हैं वो नहीं है, उसका इंतकाल हो गया है, तो और बात है, क्योंकि डॉक्टर बशीर बद्र अभी हयात हैं, पाकिस्तान में हैं, तो कोई बात नहीं, वो जब आएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, उनको दिया जा सकता है। ये हमारे रूल्स और रेगुलेशन में है। चुनांचे फिर जब बशीर बद्र साहब आए तो वो उनको उन होम डिपार्टमेंट वालों ने उनको दिया। तो ये एक एपिसोड उनका था बशीर बद्र से, जिनके असरात हमारी ज़िंदगी पर बहुत थे। और मेरे वालिद साहब का तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ भी मैं हूँ, पढ़ाई लिखाई से लेके सब कुछ, जो तालीम और तरबियत, जो विजन है अता करदा है, वो सब मेरे वालिद का है। जाहिर है कि बाप का अक्स जो है बेटे में होता है, तो उनका अक्स मुझ में है हज़रात। जो कुछ भी मैं हूँ आज, वो सब अपने मरहूम वालिद की बदौलत हूँ। तो ये रहा। फिर मैं जॉब में आ गया। जॉब में मैंने जॉब शुरू किया, करता रहा, और दरमियान में मुशायरों में मेरी बड़ी आमद व रफ्त बढ़ गई। उसी आमद रफ्त के सिलसिले में बेशतर दुनिया के कई मुल्कों में मैं बुलाया गया मुशायरे में। हिंदुस्तान में तो कोई ऐसा बड़ा मुशायरा नहीं है जिसमें मैं ना शरीक हुआ हूँ। कोई ऐसा बड़ा शायर इस अहद का नहीं है जिसके साथ मैंने स्टेज शेयर नहीं किया है। कोई ऐसा बड़ा शायर नहीं, मतलब जो जैसे जॉन एलिया हो, मजरू सुल्तानपुरी हो, पाकिस्तान के आलम ताब तिश्ना हो, मतलब पूरा पाकिस्तान के तमाम लोग, परवीन शाकिर को पहली मरतबा लेके अली सरदार जाफरी DCM के मुशायरे में आए। तो मतलब सारे जितने अहम शोरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के हैं, उन सब लोगों के साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है। जो अहम लोग थे उनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया है हज़रत। पीरज़ादा कासिम है या और जितने भी हैं, सबके साथ मेरा हिंदुस्तान में नहीं तो अमेरिका नहीं तो गल्फ़ में, कहीं ना कहीं उन लोगों से मेरी मुलाकातें रहीं और स्टेज मैंने शेयर किया। मुशायरे में मैं उनके साथ रहा, तो मुशायरे पढ़ता रहा, उसके बाद ये सब करता रहा। और फिर ये हुआ हज़रात कि दरमियान में मेरे वालिद एक रिसाला निकालते थे इम्कान कर। तो अब जाहिर है कि उनका इंतकाल 2016 में हो गया, तो वो सिलसिला रुक गया। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई एक वालिद साहब की विरासत थी, उसको तो आप उनके बेटे हैं तो उसको आपको निकालना चाहिए। चुनांचे मैंने अपने वालिद का जो वो निकाला करते थे, वो रिसाला जो है वो बड़ी सजधज के साथ निकाला। जिसका एक शुमारा मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। ये इम्कान मैं निकालता हूँ। ये इम्कान अदबी रिसाला है जो क्या बोलते हैं मैं निकालता हूँ लखनऊ से और नोएडा से। और ये जो है तकरीबन पेजेस के हिसाब से 122 पेजेस का खालिस अदबी रिसाला है, जिसमें दुनिया भर के शायरों, अदीबों, अफसाना निगारों की तख्लीक़ात शाया होती है। इधर जाहिर है कि कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से इधर तो सारी चीज़ें मुंतशिर है, लेकिन ये जब ये सब हालात नॉर्मल होंगे तो इंशाअल्लाह मैं इसे निकाल रहा हूँ। 2-3 साल हो गए, 16 से आज तक निकाल रहा हूँ। और ये क्वार्टरली रिसाला है मेरा, जिसकी बड़ी मकबूलियत अदबी दुनिया में है, बड़ी मकबूलियत है। और ये दुनिया के कई मुल्कों में जाता है। मसलन अमेरिका जा रहा है, अमेरिका के कई शहरों में जा रहा है, इसके अलावा गल्फ़ में जा रहा है, सुनिए, इस तरीके से कनाडा जा रहा है। इस तरीके से कई मुल्कों में, हिंदुस्तान में तो
जाते ही जाता है तमाम। और दोहा कतर में, कुवैत में, हर जगह ये मेरे रिसाले का। अच्छा, उसमें थोड़ा सा जो मुझे आसानियाँ फराहम यूँ भी रही कि इन जगहों पर मेरे दोस्तों की, मेरे चाहने वालों की तादाद अच्छी खासी है, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत इसको फैलाने में नहीं होती। और एक अच्छी, यानी मतलब आप बताइए, कुवैत में हमारे यहाँ अल्लाह अच्छा रखे, आमिर किदवाई साहब है, हमारे दोस्त हैं, 25-30 शुमारे वहाँ जाते हैं। इसी तरीके से दुबई में, अबू धाबी में, अलैन में, शारजा में, ये मेरा रिसाला जो है, अदबी रिसाला, ये जाता रहता है हजरत। और ये रहा। अब 2-3 साल पहले मैं गया अमेरिका के कई मुल्कों में गया मुशायरे में, तो वहाँ हजरत ये ज़रूर रहा कि बहुत से लोग जो थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए, कुछ इरफान आरिफ साहब, अरे बहुत शुक्रिया इरफान भाई, आपने मेरी तारीफ़ की, अल्लाह आपको अच्छा रखे, समझे। ये बिल्कुल इम्कान, आपने शुमारा देखा होगा, इम्कान मैंने आपको पेश किया होगा। मैं जब जम्मू यूनिवर्सिटी के मुशायरे में और सेमिनार में गया था, तो आपसे मुलाकात हुई थी। और अल्लाह वो अच्छा रखे अपने शाह इनायत मलिक को, और जो है रियाज साहब हैं वहाँ पर, उस्ताद दोनों हजरात हैं। इन लोगों के बुलावे पर मैं अभी गया था जम्मू में, और बड़ा अच्छा 2-3 दिन अच्छा लगा। हजरत, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, और ये प्लेटफार्म बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं अपने दिल की बात बताऊँ कि मैं आज तक कभी कश्मीर नहीं गया। मतलब जम्मू तक गया लेकिन उसके आगे कभी बढ़ा नहीं, कश्मीर तक नहीं। तो जब दूसरे ममालिक में मैं गया, या चाहे गल्फ़ गया, या अमेरिका गया, या और गया, तो बहुत से लोगों के से दोस्ती के, मतलब गुफ्तगू के दौरान ये बात आई कि अरे साहब, आप तो कश्मीर के बारे में सुनते हैं कि जन्नत है, और ये है, वो है, बताइए वहाँ के यहाँ तो मैंने कहा साहब, अब मैं तो अभी तक नहीं गया। तो उन लोगों को बड़ी हैरत हुई, कहने लगे साहब आपने कश्मीर नहीं, हम तो यहाँ पे से कश्मीर के बारे में तमाम बातें सुनते हैं, और ये जी चाहता है कि हम कश्मीर पहुँच जाएं, लेकिन आप वहाँ होते हुए भी नहीं पहुँचे। मैंने कहा असल में ऐसा है भाई साहब कि वाकई कश्मीर के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा है, जो लोग गए हैं उनसे सुना है, और ये बात जग जाहिर है कि जन्नत का तस्वुर जो हमारे शायरों ने और कश्मीर को के सिलसिले में कहा है कि जन्नत का जो है वो कश्मीर जाइए, देख लीजिए। कई शायरों ने इस बात को अपनी शायरी में भी और वैसे सब में ये बात कही। तो ये इत्तेफाक है कि अभी तक मेरी किस्मत में कश्मीर की वादियाँ देखना नहीं है, मैं नहीं जा सका। और मैं जम्मू तक अलबत्ता 2-3 मरतबा गया, और मैं वहाँ से लौट आया। लेकिन मेरी जब मैंने जाने की कोशिश की और जाने के मौके निकले, तो उस वक्त कश्मीर के हालात जो थे वो दूसरे थे। तो लोगों ने, हमारे घर वालों ने, अजीज़ों ने कहा कि भाई अभी इतना जाना मुनासिब नहीं है, समझे। तो बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो मेरी ये तमन्ना आइंदा कभी भी पूरी ज़रूर होगी। अल्लाह करे वहाँ के सारे हालात, वहाँ के लोग, वहाँ की सब कुछ सलामत रहें, ठीक ठाक रहें, और सारा जो माहौल है फिर से नॉर्मल हो, ताकि हम जैसे कश्मीर के चाहने वाले, कश्मीर से मोहब्बत करने वाले और तमन्ना रखने वाले घूमने की कश्मीर पहुंच सकें हजरत। तो ये एक सिलसिला है। दूसरी बात हजरत ये है कि मैं नोएडा में एक तकरीबन 30 साल से लखनऊ से यहीं आ गया था, और यहीं हूँ। दिल्ली और नोएडा एक ही है, बराबर है, मिला हुआ है, और मतलब मरकज़ में हूँ, हिंदुस्तान के दिल में हूँ, दिल्ली में हूँ। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अदबी सरगर्मियाँ बहुत होती हैं,
वजह उसकी ये है कि कई बड़े बड़े इदारे जो हैं दिल्ली शहर में हैं, जैसे NCPL है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। ये हिंदुस्तान का उर्दू से मुतालिक सबसे बड़ा इदारा है, और ये खुशकिस्मती है कि मैं इस इदारे में एक मेंबर की हैसियत से मैं हूँ, वाबस्ता हूँ इससे। और एक साहब और हैं हमारे दोस्त, आपके बलराज बख्शी साहब हैं, आपके जम्मू कश्मीर के हैं हमारे दोस्त बलराज बख्शी साहब भी NCPL के मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूँ। और अभी पिछले साल मैं उर्दू एकेडमी का मेंबर रहा हूँ, उर्दू एकेडमी दिल्ली का। और इस साल अभी फिर मुझे मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी का भी मेंबर बनाया गया। तो मेरी सरगर्मियाँ जो हैं इस तरफ भी हैं कि मैं सरगर्म रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता रहता हूँ, वगैरह वगैरह। तो लोग थोड़ा सा मुझे तवज्जो देते हैं, और जहाँ मौका लगता है वो अपना मैं कहीं ना कहीं हो जाता हूँ। तो ये एक सिलसिला है हजरात मेरा। मुशायरों में आमद व रफ्त है। मैंने बताया कि मुशायरों ने मुझे बहुत इज्जत दिया है हजरात। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि सयाही का शौक़ मुझे बचपन से था, और शायद मैं अपनी उसमें ना पूरा कर सकता, लेकिन मुशायरों ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया हजरात। मुशायरों ने मुझे अल्लाह का घर दिखाया, मुझे उम्रा करवाया। इंडियन एम्बेसी ने सऊदी अरब में बुलाया, मुशायरा था इंडियन एम्बेसी का, और उन्होंने लोगों ने, अशाद चौधरी भाई बहुत शुक्रिया, राशिद ख़ान भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। तो वहाँ गया तो इंडियन एम्बेसी जो है मुशायरा करती है, और एक दिन तमाम जो शायर आते हैं हिंदुस्तान से उनको उम्रा भी कराती है। तो ये अल्लाह की बड़ी शान है, मेरे जैसे बहुत ही गुनाहगार बंदे को उसने अपना घर दिखाया हज़रात। ये उसका लाख लाख करम है। बल्कि मैं अपनी बीवी से कह रहा था कि लोग उम्रा करने जाते हैं तो पैसा खर्च करके जाते हैं और उम्रा करते हैं और लौटते हैं। मैंने कहा ये शान है कि मुझे बुलाया गया, 5 स्टार होटल में ठहराया गया, और उम्रा मैंने किया, और जब लौटा तो पैसा भी लेके आया। ये ऊपर वाले की शान है, वरना इतनी आसानियाँ कहाँ, बग़ैर अल्लाह की मर्ज़ी से ये नहीं हो सकता। ये अल्लाह के ताला का बहुत करम है मुझ पर कि उसने एक रास्ता खोला शायरी के हवाले से, और मैं वहाँ पहुँचा। तो ये सिलसिला है हज़रात। आज इस रिसाले के हवाले से मुझे बहुत लोग जानते हैं, अपनी शायरी के हवाले से मुझे बहुत लोग जानते हैं। मैं सोशल साइट से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत लोग जानते हैं। कई व्हाट्सएप ग्रुप मेरे और मेरे छोटे भाई परवेज़ मलिकज़ादा के चलते हैं, उस हवाले से भी लोग जानते हैं। और ज़ाहिर है कि तख्लीकी मतलब मज़ामीन भी, मैं नस्मनिगारी भी करता हूँ, शायरी भी करता हूँ, ये सब अपनी जगह सारे मामला हैं। तो ये सब इरफान आरिफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि इतने प्यारे प्यारे लोगों से, इतने अच्छे लोगों से आपने मेरी मुलाकात कर ली। इसका क्रेडिट आपको जाता है मुझे यहाँ तक लाने का। और इन हजरात से जाकिर मलिक भाई, भालेसी भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने इरफान आरिफ मेरी बात की तारीफ़ की, कि उनकी वजह से, इरफान आरिफ भाई की वजह से मैं आज आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हट गया था हजरत, मैंने समझा कि शायद मेरी गुफ्तगू जो है क्या बोलते हैं, पसंद नहीं आ रही है, इसलिए उन लोगों ने ऑफ कर दिया लेकिन पास हो गया। जाकिर मलिक बैलेसी भाई शुक्रिया, आपने वो किया। तो बहरहाल, तो साहब ये सब सिलसिला रहा। और शायरी वायरी मैं टूटी फूटी कर लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ, हाँ, ये कुछ अपने बारे में और बता दूँ हज़रात कि
मैं मेरे 2 बेटे हैं हज़रत, और एक बेटा जो है मेरा एक मल्टीनेशनल प्रतिमा सिन्हा, बहुत शुक्रिया। सैयद सलीम बुखारी भाई, बहुत शुक्रिया। ज़ाकिर मलिक मलासी भाई, आप मेरे साथ हैं, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये कह रहा था आज़ाद कि मेरे 2 बेटे हैं, एक अदद बीवी है। तो दो बेटे हैं, उसमें अभी मैंने एक बेटे की दिसंबर में, ये जो गुज़रा है दिसंबर, इसमें उसकी शादी की है। और ये अलीगढ़ है, हमारे यहाँ नोएडा से 2.5-3 घंटे का रास्ता है। अलीगढ़ में शादी किया है, और माशाल्लाह मेरी बहू जो है वो बीटेक है, इंजीनियर है। और मेरा बेटा यहीं नोएडा में एक मल्टीनेशनल फ्रांस की कंपनी में काम करता है, और छोटा बेटा भी एक और कंपनी में है, उसमें काम करता है। और ये मुख्तसर सी मेरी फैमिली है। और मेरी जो बेगम है उनका नाम है फौजिया जावेद, उन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और वो लखनऊ ही से हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी शख्स की शादी उसके शहर में हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि वो जो है चाल चलन का बहुत मुनासिब और कायदे का आदमी है, इसलिए कि लोकल तौर पर ये तमाम बातें बहुत तेज़ी से फैलती हैं। अगर ज़रा सा गड़बड़ हो जाता है। बहरहाल मेरी शादी लोकल ही हुई है, और मेरी बीवी जो है उसने बेचारी ने अभी तक यहाँ इस साथ निभाया है हमारा। और मेरी ज़िंदगी क्या इस घर को चलाने का जो क्रेडिट है, जो कुछ भी है, वो है, उसका है। वो हर मौके पर हमारे साथ है। हमें उसने बिल्कुल खुली छूट दे रखी है। हमें नहीं मालूम कि क्या बोलते हैं घर में क्या है क्या नहीं है। सब मैनेजमेंट घर का जो निज़ाम है वो सिर्फ मेरी बीवी देखती है हज़रात। मेरा काम था कि घर के अखराजात पूरा करना, वो मैं करता हूँ। मैनेजमेंट की सारी जिम्मेदारी जो है वो मेरी बेगम करती है। अच्छा साहब, ये सब सिलसिला हाई है। ये जाहिर है कि आदमी की शख्सियत तब तक निखरती नहीं, ज़ाकिर मलिक भलासी भाई, जब तक उसके घर के लोगों का सपोर्ट साथ में नहीं होता। ये बात आप समझ लीजिए। आदमी घर में अगर कामयाब है तभी बाहर कामयाब होता है। घर में अगर वो फ्लॉप है तो बाहर वाले भी उसे लिफ्ट नहीं मारते, बाहर वाले में भी वो बहुत ज़्यादा सुरखरुई ये होता है। बहरहाल मैंने हज़रात ये कुछ बातें अपनी आपको शेयर की, आपको बताई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ शेर वगैरह सुना दूँ आपको। हाँ, शेर सुना देता हूँ हज़रात, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ शेर सुना दूँ। आरिफ भाई, देखिए जल्दी में मैं बैठ गया, मैंने सोचा था कुछ निकालूँ। पेश कर रहा हूँ हज़रात, कहाँ गया। चलिए काम चला लीजिए। बहरहाल 2-3 शेर सुन लीजिए हज़रात। भाई इजाज़त है मैं शेर सुनाऊँ? इरफान भाई, मैं शेर सुना रहा हूँ। कुछ पुराने और नए शेर जो याद हैं पेश करता हूँ। कि मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं, कि मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, मरीज़ हमको दवाएं बताने लगते हैं। और ये भी शेर देखें हज़रात कि अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का, अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का,
पढ़ाई छोड़ के बच्चे कमाने लगते हैं। अजीब दौर है गुर्बत की सरबलंदी का, पढ़ाई छोड़ के बच्चे हैं। और आज़ाद ये शेर आई साहित्य का एक कड़वा सच कि खुदा बुजुर्गों को ताउम्र खुद कफील रखे, खुदा बुजुर्गों को खुद कफील रखे, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं, वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। और ये शेर आज़ाद शायद आपको पसंद आए कि वगरना खून के रिश्ते रुलाने लगते हैं। और ये सुनिए कि नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। और आज़ाद शेर और सुन लें, पेश कर रहा हूँ कि फूल था संग हो गया हूँ मैं, फूल था संग हो गया हूँ मैं, कितना बदरंग हो गया हूँ मैं। फूल था संग हो गया हूँ मैं, कितना बदरंग हो गया हूँ मैं। और ये भी शेर सुनिए, कितना बदरंग हो गया हूँ मैं, फूल था संग, और लफ्ज़ो मानी में है तजाद बहुत, लफ्ज़ो मानी में है तजाद बहुत, ऐसी फरहंग हो गया हूँ मैं। लफ्ज़ो मानी में है तजाद बहुत, ऐसी फरहंग हो गया हूँ मैं। एक मुट्ठी ही धूप ला दे कोई, एक मुट्ठी ही धूप ला दे कोई, एक मुट्ठी ही धूप ला दे कोई, छाँव से तंग हो गया हूँ मैं, छाँव से तंग हो गया हूँ मैं। और ज़रा ये शेर देख लें, मुद्दतों बाद आईना देखा, मुद्दतों बाद आईना देखा, देख कर दंग हो गया हूँ मैं। मुद्दतों बाद आईना देखा, देख कर दंग हो गया हूँ मैं। फूल था संग हो गया हूँ मैं, कितना बदरंग हो गया हूँ मैं। और ये भी शेर, ये मक्ता सुन ले, लोग हैरत में पड़ गए जावेद, लोग हैरत में पड़ गए जावेद, इतना बेढंग हो गया हूँ मैं, इतना बेढंग हो गया हूँ मैं। और ये शेर सुन ले आज़ाद देखिए गज़ल देखिए, आज के जो हालात चल रहे हैं उस पर है कि चहल कदमी बागबानी छोड़ दी, चहल कदमी बागबानी छोड़ दी, सब रविश हमने पुरानी छोड़ दी। चहल कदमी बागबानी छोड़ दी, सब रविश हमने पुरानी छोड़ दी। शिद्दतें हैं धूप में, शिद्दतें हैं धूप में, शिद्दतें हैं धूप में बेइंतहा। शेर सुनिए जरा, शिद्दतें हैं धूप में बेइंतहा, पेड़ ने भी सायबानी छोड़ दी। शिद्दतें हैं धूप में बेइंतहा, पेड़ ने भी सायबानी छोड़ दी। और ये देखें, छत से पानी आ गया दीवार पर, छत से पानी आ गया दीवार पर, बारिशों ने कुछ निशानी छोड़ दी, बारिशों ने कुछ निशानी छोड़ दी। क्या हुआ किस बात पर जावेद ने, क्या हुआ किस बात पर जावेद ने, वो हवेली ख़ानदानी छोड़ दी, वो हवेली ख़ानदानी छोड़ दी। क्या हुआ किस बात पर जावेद ने छोड़ दिया था, वो हवेली ख़ानदानी छोड़ दी। और देखिए, मैंने एक गज़ल आपके लिए निकाली थी और ये आज इत्तेफाक है, कहीं
देखिए हजरत, बहरहाल कुछ शेर और पुराने सुनिए, बदल पेज कर देखें हजरत, ये शेर कुछ मैं पेश कर रहा हूँ। अरे भाई कहाँ गए? बहरहाल ये मैं पेश कर रहा हूँ हजरत की। हाँ ये देखिए, आ गई हजरत, ये शेर सुनिए। हाँ, जो लोग हम पे बहुत एतबार करते हैं, जो लोग हम पे बहुत एतबार करते हैं, उन्हीं को ढूंढ के चलिए शिकार करते हैं। ये हो रहा है। जो लोग हम पे बहुत एतबार करते हैं, उन्हीं को ढूंढ के चलिए शिकार करते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे भी कद बढ़ाया है, बहुत से लोगों ने ऐसे भी कद बढ़ाया है कि दावतें वो बहुत शानदार करते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे भी कद बढ़ाया है कि दावतें वो बहुत शानदार करते हैं, कि दावतें वो बहुत शानदार करते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसे भी कद बढ़ाया है कि दावतें वो बहुत शानदार करते हैं। और शेर सुनिए आज़ाद दूसरी गज़ल के, कि गज़ल में कोई फनकारी नहीं है, गज़ल में कोई फनकारी नहीं है, अगर लहजे में चिंगारी नहीं। गज़ल में कोई फनकारी नहीं है, अगर लहजे में चिंगारी नहीं है। और ये भी शेर देखे कि मैं तेरे बारे में दिन रात सोचूं, मैं तेरे बारे में दिन रात सोचूं, अब इतनी भी तो बेकारी नहीं है। मैं तेरे बारे में दिन रात सोचूं, अब इतनी भी तो बेकारी नहीं है, अब इतनी भी तो बेकारी नहीं है। और ये भी शेर सिंह, यही एक फ़िक्र है जावेद मुझको, यही एक फ़िक्र है जावेद मुझको, मेरे बच्चों में होशियारी नहीं है। यही एक फ़िक्र है जावेद मुझको, मेरे बच्चों में होशियारी नहीं है, मेरे बच्चों में होशियारी नहीं है। और यही एक फ़िक्र है। और ये भी कुछ शेर सुन ले हजरत, ठीक से चलिए रास्तों में बहुत, ठीक से चलिए रास्तों में बहुत, लोग मरते हैं हादसों में बहुत। ठीक से चलिए रास्तों में बहुत, लोग मरते हैं हादसों में बहुत, एक दूजे से हैं खफा सारे। ये सच्चा शेर पेश कर रहा हूँ। एक दूजे से हैं खफा सारे, खींचा तानी है शायरों में बहुत। एक दूजे से हैं खफा सारे, खींचा तानी है शायरों में बहुत। मंजिलें दूर हो गईं मुझसे, मंजिलें दूर हो गईं मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत। मंजिलें दूर हो गईं मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत। और ये भी सच्चा शेर पढ़ रहा हूँ। मंजिलें दूर हो गईं मुझसे, लोग शामिल थे मशवरों में बहुत। एक मिसरा जो कह नहीं सकते, एक मिसरा जो कह नहीं सकते, जा रहे हैं मुशायरों में बहुत। एक मिसरा जो कह नहीं सकते, जा रहे हैं मुशायरों में बहुत, जा रहे हैं मुशायरों में बहुत। और चंद शेर आखिर में सुन लीजिए हजरत। तवज्जो चाहूँगा आपसे कि अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है। और एक सच्चा शेर पेश कर रहा हूँ हजरत, कि वतन को छोड़कर हरगिज़ न जाना,
वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आँख में चुभता बहुत है। वतन को छोड़कर हरगिज न जाना, मुहाजिर आँख में चुभता बहुत है। और ये भी शेर देखें कि खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। खुशी से उसकी तुम धोखा न खाना, परेशानी में वो हंसता बहुत है। और ये भी शेर की परेशानी में वो हंसता बहुत है। किसी मौसम की फितरत जानने को, किसी मौसम की फितरत जानने को, चमन का एक ही पत्ता बहुत है। किसी मौसम की फितरत जानने को, चमन का एक ही पत्ता बहुत है। और ये सच्चा शेर हज़रात कि मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। मियाँ उस शख्स से होशियार रहना, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है, सभी से झुक के जो मिलता बहुत है। अंधेरों से मेरा रिश्ता बहुत है, मैं जुगनू हूँ मुझे दिखता बहुत है। हज़रात ये गुफ्तगू और ये चंद शेर, आप लोगों से मुलाकात, ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा दिन है कि कुछ बहुत ही मोतबर और मियारी लोगों से इरफान आरिफ भाई की बदौलत आज मुलाकात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में। और जो लोग हमसे वाबस्ता हैं और जो लोग उससे वाबस्ता हैं, इस साइट से वाबस्ता हैं, उन सब लोगों को दिल की गहराइयों से मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। और जितना वक्त उन्होंने दिया उसके लिए उनका ज़ाहिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह उन्हें खुश रखे, आबाद रखे, इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।